हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका चैप्टर स्टार्ट कर रखा है फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 29 तक हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके। आज देखते हैं आर्टिकल 30। जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये किस चीज के बारे में बात करते हैं? ये करते हैं कौन से राइट्स के बारे में? ये करते हैं कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था आर्टिकल 29 के अंदर दो प्रोविजंस थे। जो पहला प्रोविजन तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो उसके पास ये राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकता है, और या फिर उसका कोई अपना खुद का कल्चर है। तो क्या क्या चीजें आ गई? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है अगर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब सेक्शन ऑफ सोसाइटी में मेजोरिटी ग्रुप भी है और माइनॉरिटी। बस कंडीशन ये थी अगर उनके पास लैंग्वेज या फिर कल्चर उनका खुद का है तो उनके पास ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 की वो उसको कंजर्व कर सकते हैं। एक प्रोविजन ये था, और दूसरा प्रोविजन ये था कि किसी भी सिटीजन को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से डिनाई नहीं करा जा सकता। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेज, इन बेसिस पे उसको डिनाई नहीं कर सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन। तो ये देखा था हमने आर्टिकल 29, ठीक है, और इसकी डिटेल में कुछ चीजें देखी थी। आज देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 29 में तो ये हो गया था कि लैंग्वेज या फिर कल्चर अगर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का है तो फिर वो उसको कंजर्व कर सकता है। अब आर्टिकल 30 में कह रहा है कोई अगर रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। देखो थोड़ा सा फर्क है। पीछे तो हमने किन चीजों के बारे में बात करा था? रिलीजन के बारे में तो कोई जिक्र नहीं था, वो था लैंग्वेज और कल्चर के बारे में। पर आर्टिकल 30 बात कर रहा है, एक तो लैंग्वेज के बारे में तो कर रहा है, पर इसके साथ ही ये कल्चर की बजाय रिलीजन, डायरेक्टली रिलीजन के बारे में बात कर रहा है कि जो कल्चर या लैंग्वेज या फिर रिलीजियस, ये दो टाइप की माइनॉरिटीज हैं। तो इनके पास ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30 कि वो अपनी चॉइस का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आर्टिकल 30 का। फर्स्ट क्लोज तो यही कहता है कि ये जो दो टाइप की माइनॉरिटी है, दो टाइप की कौन सी? एक तो रिलीजियस और दूसरा लिंग्विस्टिक। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ये दोनों माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अपनी चॉइस का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो एस्टेब्लिश भी कर सकती है और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। फर्स्ट प्रोविजन तो यही कहता है। दूसरे प्रोविजन में ये कहा गया है कि जो भी अगर इनकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की कोई भी वो प्रॉपर्टी ली जाती है तो वो इस रूल से डिसाइड नहीं होगी कि कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्वाजिशन, कि कंपल्सरी एक्वाजिशन कर लिया किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? उसकी जो पेमेंट होगी वो मार्केट रेट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि किस लिए? ताकि उनका फंडामेंटल राइट दे रखा ना कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो फिर वो उनका फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट या फिर एब्रोगेट ना हो। ठीक है, अगला प्रोविजन में क्या कहता है? थर्ड में कहता है कि अगर मान लो स्टेट कोई भी ग्रांट दे रही है अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर वो इस चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो जो भी स्टेट के आगे अगर वो फंड दे रही है, एड दे रही है स्टेट, तो फिर सभी के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके लिए इक्वल पोजीशन पे होंगे। ठीक है, कोई सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस बेस पे नहीं होगा कि वो माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये तीन प्रोविजंस अपने दे रखे हैं आर्टिकल 30 के अंदर, किन किन को? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। ठीक है, तो देखो अगर कंपेयर करें आर्टिकल 29 और 30 को तो क्या निकल के आता है? आर्टिकल 29 में तो यूं था कि किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए था, अगर उनकी कोई लैंग्वेज या कल्चर है तो उनके पास राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं। बट आर्टिकल 30 में क्या है? इधर स्पेशली मेंशन करा गया कि माइनॉरिटीज के लिए है, और वो भी किस तरीके की माइनॉरिटी? या तो रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इन दोनों के लिए है। और वहां पे तो सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर कंजर्व करने की बात थी, यहाँ पे है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और अगर किसी केस में अगर कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी होता है तो उनको मार्केट रेट पे ही उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और थर्ड ये था कि अगर कोई ग्रांट उनको दी जा रही है तो फिर स्टेट सिर्फ इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि वो रन बाय माइनॉरिटी है। ठीक है, तो मेन तो 3 प्रोविजन हो गए इसके। इसके साथ ही जो आर्टिकल 30 के अंदर राइट दे रखा है उसके अंदर ये बोला गया है कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो जिस लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहें बच्चों को, वो उसी लैंग्वेज में एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। ये उनके पास राइट है कि लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ठीक है, अब आर्टिकल 30 के अंदर ना जैसे अलग अलग बात कर रहे हैं ना कि माइनॉरिटी ने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करा तो उसको 3 तरीके में, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। 3 टाइप्स कौन कौन से कि एक तो देखो ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्निशन भी ले रहा है स्टेट से, और दूसरा क्या ले रहा है, वो एड भी ले रहा है स्टेट से अपने उस इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन ले रहे हैं स्टेट से, उनको किसी एड की जरूरत नहीं है। और थर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको ना तो रिकॉग्निशन की जरूरत है स्टेट से, मतलब ना तो रिकॉग्निशन ले रहे हैं स्टेट से और ना ही किसी तरीके की कोई एड ले रहे हैं स्टेट से। तो 3 तरीके के हो गए ना। तो इन तीनों तरीके के इंस्टीट्यूशंस के लिए कैसे रेगुलेशंस आएंगी, देखो जैसे फर्स्ट और सेकंड है, थोड़ी सिमिलैरिटी है ना कि दोनों रिकॉग्निशन ले रहे हैं स्टेट से। अगर मान लो कोई भी स्कूल है, सीबीएसई रन, मान लो सीबीएसई से रिकॉग्निशन ले रखी है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो फिर उनको कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, उनके ऊपर, उन सभी स्कूल्स के ऊपर कंपल्शन होगी ना कि जैसा सीबीएसई ने उनको कैरिकुलम, जैसा भी उनका स्टडी मटेरियल बोल रखा है, या फिर टीचर्स की जो जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और फीचर्स बोल रखे होंगे, वो मेंटेन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज खुद सीबीएसई कर रही है। तो फिर ऐसा ही इसके केस में होगा। जो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर वो रिकॉग्निशन ले रहे हैं फ्रॉम स्टेट, तो फिर उनके ऊपर कंडीशन होंगी कि कुछ एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन या फिर सिलेबस, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के लिए उनको स्टेट की रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। ठीक है, बट जो थर्ड टाइप के थे, उन्होंने थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन थे ना, मतलब उन्होंने रिकॉग्निशन भी नहीं ले रखी थी स्टेट से और ना ही स्टेट से किसी तरीके की एड ले रहे थे। तो अगर उनको रिकॉग्निशन नहीं लेनी स्टेट से, तो फिर उनके जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं वो भी मानने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी उनके स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है वो एजुकेशन या फिर एक कैरिकुलम, सिलेबस या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो भी मानने की जरूरत नहीं है ना। पर उनके ऊपर सिर्फ ये होगा कि जो भी जनरल लॉ होंगे ना वो मानने की जरूरत पड़ेगी। जनरल लॉ कैसे, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन, इस तरीके की चीजें माननी पड़ेगी बस, जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन थे। तो ये तो थे मेन फीचर्स जो भी आर्टिकल 30 के अंदर डाल रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अलग अलग केसेस के थ्रू, या फिर ये बोल रखा है सेक्रेटरी वाला केस जो हुआ था 2006 में, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा समराइज करा इसके जो भी प्रोविजंस हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट से लेके जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए। तो उसने किस तरीके से इसको डिफाइन करा, इसके प्रोविजंस को। जैसे फर्स्ट प्रोविजन में हमने यूं देखा था ना कि अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो फिर उसमें थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करा सुप्रीम कोर्ट ने कि अपनी चॉइस मतलब कि जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी है या फिर जो भी उनका टीचिंग स्टाफ है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सबको किस तरीके से अपॉइंट करना है, ये सब
उनके पास राइट्स हैं, वो अपने तरीके से कर सकते हैं, या फिर कितनी उनको फीस स्ट्रक्चर वगैरह रखनी है, या फिर कोई माइनॉरिटी का मान लो कोई माइनॉरिटी ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट है, तो उसको यूज करना है अगर इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन को इस तरीके से एक्सप्लेन करा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सेकंड और क्या बातें बोल रही हैं इसके बारे में, ये बोल रहे हैं कि जो भी इसके अंदर राइट दिया गया आर्टिकल 30 के अंदर कि माइनॉरिटीज ग्रुप अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती हैं, तो वो किस लिए, वो इसलिए ताकि इक्वालिटी मेंटेन कर पाए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और थर्ड प्रोविजन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, वो कैसा नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि राइट दे दिया कि जिस तरीके से वो एडमिनिस्टर करना चाहे वो कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट है नहीं, इसके ऊपर एब्सोल्यूट नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होगी ना, कुछ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो वो किस तरीके की है, तो देखो ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो एडमिनिस्टर तो कर सकते हैं अपने तरीके से, पर माल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड, कि माल एडमिनिस्ट्रेशन एक उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। और जैसा कि बोला इन्होंने एब्सोल्यूट नहीं है, तो एब्सोल्यूट के लिए इन्होंने क्या क्या बोले, एब्सोल्यूट नहीं है मतलब कुछ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस होंगी ना, अब वो किस तरीके की होंगी वो देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकते हैं, देयर कैन बी रेगुलेटरी मीजर्स, रेगुलेटरी मीजर्स किस लिए, ताकि क्या कर पाए, वो एंश्योर कर पाए एजुकेशनल कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड, कि जो भी उस इंस्टीट्यूशन का एजुकेशनल कैरेक्टर है कम से कम वो मेंटेन कर पाए, और क्या कर पाए, जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उनको मेंटेन कर पाए। तो इन सब चीजों की मेंटेनेंस के लिए कुछ रेगुलेटरी मीजर्स स्टेट अपनी तरफ से ले सकता है। तो इसके बदले क्या कर सकता है, कुछ टैक्स लगा सकता है, किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मतलब, एफिशिएंट का मतलब इधर है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होने का मतलब है कि जो भी उस इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक नीड है वो उनको प्रॉपरली फिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अब इसमें मतलब कौन सी जरूरतें इंक्लूड हैं, मतलब किस तरीके से एडमिनिस्टर होना चाहिए, कब डिसाइड हो कि वो माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कौन से क्राइटेरिया को फिल करना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो देखो वो कौन कौन से हैं, किन इश्यूज से रिलेटेड, तो पहले बोला है कि वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, कि उनके इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके अंदर जो वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट और टीचर है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और रेगुलेशंस लेइंग डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्लास एंड क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि जिस तरीके की वहां पे स्टाफ के लिए एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उसके अंदर एलिजिबल क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो जैसा भी स्टेट प्रिस्क्राइब करेगा एजुकेशन, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन, तो उन चीजों को मानना पड़ेगा जो भी स्टेट ने बोला है या फिर स्टेट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज कैसी होनी चाहिए ये भी स्टेट डिसाइड कर सकता है, और किन के लिए, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो। और रेगुलेशन टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉयज को का एक्सप्लॉयटेशन ना हो या फिर उनका ऑपरेशन ना हो एम्प्लॉयज का। तो इन सब और किस चीज को कह रहा है, और सिलेबस और कैरिकुलम, इन सब कैटेगरीज को लेके अगर किसी तरीके का स्टेट ने रूल बनाया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर बोला है। और क्या क्या है, जैसे मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर जो स्टेट ने बोला है या फिर जो क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करी हैं स्टेट ने, अगर उनको मान ले, मतलब वो तो माननी जरूरी है, जो जो उनके एम्प्लॉयज, उनको टीचिंग स्टाफ के लिए बोल रखा कि ये एजुकेशन
या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो तो माननी पड़ेंगी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। पर जो भी अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो फिर उनके लिए ये फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ले सकते हैं, उस तरीके का अपने तरीके का प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट फीचर क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बोला है कि अगर मान लो स्टेट एक्सटेंड कर रहा है एड को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेचर था या फिर कैरेक्टर था उसको चेंज कर सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकता। पर ऐसा जरूर कर सकता है कि जो भी उसने अपने एड दी है ना उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे, इसको इंश्योर जरूर कर सकता है स्टेट। ठीक है, तो ये सारा था अपना डिस्कशन आर्टिकल 30 के बारे में। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।